Good morning, I am Wasim Akhtar and today I am going to discuss the topic B Pharm third year 6th semester, and the topic is appetite stimulant and appetite suppressant. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि appetite stimulants क्या होते हैं और appetite suppressants क्या होते हैं. तो देखिए, appetite का मतलब होता है a desire to eat और drink, मतलब भूख लगना. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भूख लगना. एपेटाइट का मतलब ये होता है कि मतलब मन कर रहा खाने का या कुछ पीने का, तो इसको हम एपेटाइट बोलते हैं. और जो इसको बढ़ाता है उसको हम एपेटाइट स्टिमुलेंट्स बोलते हैं. मतलब जो ड्रग, हम ऐसा ड्रग ले जिससे हमें ज़्यादा भूख लगे, ज़्यादा खाने का मन करे, तो उसको हम एपेटाइट स्टिमुलेंट्स बोल देंगे. इसको हम ऑरेक्सोजेनिक और एपेटाइट स्टिमुलेंट भी बोलते हैं इनको हम लोग. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा कि कोई भी ड्रग, हार्मोन या कंपाउंड विच इंक्रीजेज द एपेटाइट एंड मे इंड्यूस हाइपरफेजिया. हाइपरफेजिया मतलब कि भूख को बढ़ा देना. ठीक है, पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगने लगना, यानी कि ये हाइपरफेजिया हो गया. ठीक है, तो ऐसा हम कोई भी ड्रग लें, कोई हार्मोन, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उनको हम एपेटाइट स्टिमुलेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये अलग से ड्रग भी हो सकते हैं या फिर न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन जो कि हमारे जीआईटी में रिलीज होते हैं, जैसे ग्रेलिन हो गया, ऑरेक्सिन हो गया, न्यूरोपेप्टाइड वाई हो गया. ठीक है, जो कि हंगर को बढ़ाता है और फूड कंज्यूम्शन इससे ज़्यादा करता है आदमी. तो ये सारे के सारे एपेटाइट स्टिमुलेंट होते हैं. ठीक है, तो देखिए इनका यूज़ अगर देखा जाए हम लोग, तो जैसे एनोरेक्सिया होता है कि इंसान को भूख नहीं लगता है. ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग इनको अलग से लेते हैं. बहुत सारे ड्रग को, इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ड्रग को डेवलप किए गए हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट होने के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मना किया जाता है. ठीक है, तो जैसे ये इसका यूज़ क्या है, एपेटाइट स्टिमुलेंट का यूज़ कहाँ है, तो जहाँ पर क्या होता है कि किसी इंसान को लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही है, उसको दे सकते हैं. बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग ड्यू टू एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया बोलते हैं भूख ना लगना, उसके वजह से इसको बहुत ज़्यादा एकदम से पतला और दुबला होते जा रहा है. ओल्ड एज में कोई डिजीज़ जैसे एड्स, कैंसर, डिप्रेशन हो गया. इंसान जब ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो भी उसको भूख खाने का मन नहीं करता. या कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो उस केस में भी क्या होता है, उसको भूख नहीं लगता है. ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर हमेशा के लिए रह रहा है तो उसको फिर अलग से मेडिकेशन लेना पड़ता है. ठीक है, तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, एनोरेक्सिया को ट्रीटमेंट के लिए. तो हम देखते हैं एनोरेक्सिया बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना. इसकी वजह क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत दिन से कोई बीमार है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कुछ हैं उसके साथ. ठीक है, डिप्रेशन या कैंसर है, तो उस केस में हम लोग इसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं. ठीक है, तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एपेटाइट स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो देखिए इनका अगर मान लीजिए कि कुछ दिन के लिए भूख ना लग रहा है, तो मेडिकेशन तो जनरली नहीं लेना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे उसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होता है. तो कुछ हम जैसे सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भूख बढ़ाने के लिए हम लोग जैसे अपने डाइट को चेंज करें, जो हम खाना खा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हो सकता है कि कुछ अच्छा डाइट लेने लगे, अगर वेज हैं तो कुछ पनीर वगैरह ये सब कुछ खा ले, मतलब अगर कुछ अच्छा डाइट हम कुछ दिन के लिए खाएं तो हो सकता है कि भूख हमें लगने लगी. ठीक है, या फिर कुछ सिंपल प्रिपरेशन जैसे लेमन पिकल्स होता है, जैसे नींबू का अचार जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, या फिर बीटर्स ले लें. ठीक है, बीटर्स में अल्कोहलिक प्रिपरेशन रहता है. ठीक है, जिसमें बीटर्स हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन को बोलते हैं, जिसमें कुछ क्या करते हैं कि हम लोग कुछ उसमें प्लांट प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, एरोमेटिक प्लांट प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं. एरोमा मतलब होता है कि स्मेल, मतलब गुड स्मेल जो रहता है, अच्छा जो रहता है. तो जैसे कार्डमम, जिंजर, ये सब मिक्स कर लेते हैं. जनरली बीटर्स जो होते हैं वो अल्कोहलिक बेवरेज में यूज होते हैं, वाइन्स हो गए, ताकि वो क्या होता है कि वो स्वीट एंड सॉर रहते हैं, तो इसमें बीटर्स अलग से डाला जाता है ताकि टेस्ट दोनों सही लगे. ठीक है, तो इनको अगर चाहें तो ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन है बीटर्स, जिसमें क्या करते हैं कि कुछ जिंजर, कार्डमम, इन सब को या फिर ये देखिए आप ऑरेंज पील्स को यूज किया जाता है इसमें. ठीक है, जो ऑरेंज का छिलका जो होता है, ताकि इनको लेने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा एपेटाइट को ये इंक्रीज कर देता है. तो ये घरेलू उपचार जो है इसको हम यूज कर सकते हैं बढ़ाने के लिए. लेकिन इससे भी अगर सही नहीं हो रहा तो फिर हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए. जैसे अल्कोहल जो रहता है वो हर टॉनिक में आजकल रहता है. ठीक है, हर टॉनिक जो भी मतलब बहुत अच्छे जो टॉनिक रहते हैं उनमें 10 to 15% अल्कोहल रहता है उसमें. ठीक है, जैसे ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, टेस्ट बड को स्टिमुलेट करता है.
जिसकी वजह से भूख बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। लेकिन रेगुलर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हम जानते हैं कि ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, लीवर में जाके लीवर डैमेज करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, ठीक है। इन सब बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन तक यूज़ करने के लिए इसको मना किया जाता है, और इसको तो चिल्ड्रन के लिए तो बहुत स्ट्रिक्टली मना किया जाता है यूज़ करने के लिए, सीएनएस पे अफेक्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक अल्कोहल हो गया। अगर अदर ड्रग्स में देखेंगे हम तो देखिए आज के टाइम में ज़्यादा जो यूज होता है मैगेस्ट्रॉल एसीटेट यूज होता है। ये एक प्रोजेस्टीन है, जो पहले हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जनरली ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, और जो पिल्स होते हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका यूज देखा गया कि ये एपेटाइट को स्टिमुलेट भी करता है। अभी तक मैकेनिज्म उतना नहीं पता है इसके बारे में, अननोन है, लेकिन ये देखा जाता है कि ये एपेटाइट को इंक्रीज करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ये भी होते हैं, लेकिन बहुत ही लो डोज में इनको यूज करना रहता है, कम टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। इंसुलिन एंड हाइपोग्लाइसेमिक जो है, ये हाइपोग्लाइसेमिया करके हमारे लिए एपेटाइट तो इंक्रीज करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो बहुत ही और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इनसे आ सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कि ये मसल ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो जहाँ पर मसल वेस्टिंग होता है उसके लिए अलग से इसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन B12 भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई खास यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, एक सिप्रोहेप्टाडिन का सिरप आता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि इनका भी अभी तक उतना मैकेनिज्म नहीं पता कि एपेटाइट को कैसे लेकिन ये कहा जाता है कि सेडेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन्स का रिलीज होता है, और उसकी वजह से ये एपेटाइट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आजकल के सिरप्स जो रहते हैं उसमें इसको ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। और इसके ये 5S2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी सेफ एंड रिलायबल एपेटाइट स्टिमुलेंट अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो सिप्रोहेप्टाडिन का आता है, जिसमें अल्कोहल्स भी रहते हैं, प्रिपरेशन ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इनको विटामिन के साथ मिक्स करके सिरप बनाया जाता है बच्चों के लिए कि हाँ विटामिन भी रहेगा और भूख भी लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मना किया जाता है यूज़ करने के लिए। तो ये आपका हो गया एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हो गए। लॉन्ग टर्म के लिए मना, बच्चों के लिए तो अल्कोहल वाला सिरप एकदम से मना किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एपेटाइट स्टिमुलेंट। अब देखते हैं हम लोग एपेटाइट सप्रेसेंट क्या होते हैं, जो भूख को मतलब सप्रेस कर दें, भूख लगने ना दें, उनको एनोरेक्सेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेन पे और जीआईटी में दोनों पे एक्ट करते हैं, और एपेटाइट को क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का कंजप्शन कम हो जाता है और वेट लॉस भी होने लगता है। ये मेनली ब्रेन में, सीएनएस में, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक रीजन में एक्ट करते हैं, जो कि हमें एक क्या करता है, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन देता है, फुलनेस का हमें फीलिंग देता है कि हाँ भूख नहीं लगी हमें। तो फिर क्या होता है, इसको हम लोग खाना का कंजप्शन कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ ओबेसिटी में होता है, जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, BM जो होता है बेसल मास जो रहता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस केस में इनका यूज़ किया जाता है एपेटाइट सप्रेसेंट का, ठीक है। तो ये भूख को दबा देते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मेनली सेंट्रली एक्टिंग एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं, जो कि ब्रेन पे एक्ट करते हैं। इनका मेन एम क्या रहता है कि जो मोनो एमीन्स जो रहते हैं, डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इन सब के कंसंट्रेशन को इंक्रीज, इन सब न्यूरोट्रांसमीटर के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, और फिर वो क्या करता है कि एपेटाइट को सप्रेस करता है। यही मेन इनका एम रहता है। तो इसमें जैसे जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी जो रहते हैं, फेनफिल्रामीन, डेक्सफिल्रामीन, इन सबको भी, फ्लोक्सेटिन, इन सबको भी यूज किया जाता था। फिर से कुछ एडिनर्जिक एजेंट्स हो गए, जैसे एम्फेटामिन्स जो रहते हैं, उनसे मिलता जुलता जो ड्रग रहता है, फेंटरमीन हो गया, बेंजएम्फेटामिन हो गया, मैजिंडोल हो गया, इन सब का यूज किया जाता है। ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, राइमोनेबेंट, ये अब आज के टाइम में इसको विड्रॉ कर लिया गया। बहुत ज़्यादा इसमें सीजर्स के केसेस, साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिला, इसलिए इसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। और कुछ ड्रग जो जीआईटी पे एक्ट करते हैं और फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है। तो देखिए जैसे एड्रेनर्जिक एजेंट्स के बारे में देखें तो एम्फेटामिन एंड रिलेटेड ड्रग्स हो गए,
इसमें आप देखो जैसे मैंने बताया कि ये मोनोएमीन्स के कंसंट्रेशन को ब्रेन में इंक्रीज करते हैं। तो सिंपल सा इनका एक्शन क्या रहता है कि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन का एड्रेनर्जिक सेल से क्या करते हैं, इनका रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं, और इनका डिग्रेडेशन जो रीअपटेक होता है उसको भी इनहिबिट करते हैं। तो इसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है, और ये जो इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें वो करते हैं, जिसकी वजह से एपेटाइट सप्रेशन होता है। ठीक है, इनका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ड्रग डिपेंडेंस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, भूख ना लगना, नींद ना लगना, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बहुत ही कम, रेयरली इनको ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी किया जाता है। ठीक है, यूज़ किया जाता है। मिथाइल एम्फेटामीन जो रहता है ये हाईली एडिक्टिव रहता है। फेंटरमीन एंड फेनडाइमेट्राजीन जो रहता है ये डिपेंडेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इनमें से यूज़ नहीं किया, लेकिन अब जिसको रहता है तो उसके लिए एज ए एडजुवेंट्स की तरह तो इनको यूज़ किया ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एडिनर्जिक एजेंट्स जो कि डोपामीन और एपिनेफ्रिन के ब्रेन में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके और क्या करते हैं, फिर एपेटाइट सप्रेशन करते हैं। फिर 5H2 एगोनिस्ट को देखिए अगर, तो ये भी सेरोटोनिन जो रहता है, हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, उसको न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन में इंक्रीज कर देते हैं, इनका रिलीज इंक्रीज करते हैं और इनका रीअपटेक को रोक देते हैं। ठीक है, फेनफ्लोरामीन, फ्लोक्सेटिन, लेकिन ये भी विड्रॉ कर लिए गए क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा, जैसे कार्डियक वल्व में कुछ इंजरी कर देते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फ्लोक्सेटिन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट, असल में कभी कभी ये एंटी डिप्रेसेंट भी यूज होता था पहले, अभी भी होता है। ठीक है, तो इनका यूज़ लेकिन एज ए एनोरेक्सेंट नहीं होता आज के टाइम में यूज़, क्योंकि क्या करते हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स करने की वजह से। ठीक है, तो ये इनका लेकिन मेन एम क्या रहता है कि ये सेरोटोनिन के कंसंट्रेशन को अपने ब्रेन में इंक्रीज कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है, दे प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ सैटिटी, मतलब फुलनेस हमें लगेगा, जिसकी वजह से सप्रेशन ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लिमिटेशन क्या रहता है, शॉर्ट टर्म इफिकेसी, रिलैप्स ऑफ वेट गेन, जैसे मान लीजिए कि वेट लॉस तो हुआ जब यूज किया हमने, लेकिन जैसे ही ड्रग छोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिलैप्स, फिर से वेट बढ़ने लगेगा। और टॉक्सिसिटी अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो बहुत सारे टॉक्सिसिटी भी हो जाता है। तो ये आ गया आपका सेंट्रली एक्टिंग, एक तो सेरोटोनिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा था, और एडरेनर्जिक जो रहता है वो डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। अब जैसे जीआई ट्रैक पे जो एक्ट करता है उसमें बल्क एनोरेक्सेंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ब्रैन हो गया। ठीक है, और ये सब जो मेथाइल सेलुलोज हो गया, ये क्या करता है कि नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जब हम लेते हैं इनको तो ये स्वेल हो जाते हैं और एब्जॉर्ब भी नहीं होते ये, और ये क्या करते हैं कि बल्क इन द डाइट, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ये क्या करते हैं कि एपेटाइट सैटिएटर, मतलब कि फुलनेस फील होगा जब इसको हम लेंगे, तो ये अपना क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगा इनका बहुत ज़्यादा वाटर भर के, जिसकी वजह से लगेगा हाँ भाई मेरा पेट भरा हुआ है, तो हम खाने का और मन नहीं करेगा। ठीक है, और कुछ डाइजेशन इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे ओलेस्ट्रा होता है, इसको हम डाइट के साथ लेंगे तो ये क्या करेगा कि स्टूल के बल्क को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता जीआई ट्रैक में, और ये मतलब कि इंटेस्टाइन में रहेगा, स्टोमक में रहेगा, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें लगेगा, जिसकी वजह से हम, तो जो जीआईटी पे एक्ट करते हैं ना, तो उनका मेन एम यही रहता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें लगेगा, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, और वैसे ही आ जाएंगे। और एक जो होता है लास्ट, जिसको हम ऑर्लिस्टैट बोलते हैं, लाइपेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैसे ये तो मेनली फैट के डाइजेशन के लिए यूज होता है, जो कि जो भी हम फैट लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, उनको डाइजेस्ट करता है। जैसे बहुत सारे हमारे लाइपेज पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2 रहता है, इनको ये इनहिबिट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम जो भी फैट्स लेंगे तो वो क्या होगा कि एब्जॉर्वेशन भी रोकता है उनका, और उनको डाइजेशन भी रोकता है ये। तो ये क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में क्या होगा कि हमारे फीसेस से बाहर आ जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है कि फिर फैट नहीं हम जाएगा, जिसकी वजह से वेट गेन हमारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि एक तो फैट डाइट लो, फिर उसको हम दूसरे तरफ से दवाई लें कि उसको हम पचने भी ना दें, डाइजेशन भी ना होने दें, और उसे ऐसे ही बाहर आ जाए, तो उससे क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि हम उसको खाएं ही नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो ये सब फिर थ्योरेटिकल के लिए है, लेकिन ऐसे अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो इनका यूज़ बहुत ही कम है, क्योंकि देखो इनका एडवर्स इफेक्ट देखो, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फ्लोटलेंस हो जाएगा। ठीक है, एनल लीकिंग भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। ठीक है, कि भाई इससे अच्छा हम फैट डाइट लें ही नहीं, कंट्रोल कर लें, लेकिन एक है कि फैट डाइट भी ले रहा है, ऊपर से दवाई भी ले रहा है कि वो डाइजेशन ना हो। ठीक
ठीक है। तो इसका यूज़ उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए इसमें से बल्क डाइजेशन, जो बल्क एनोरेक्सेंट हो गए, डाइजेशन इनहिबिटर्स, या फिर ये जो सेंट्रली एक्टिंग होता है, इनका इसमें से कुछ कुछ यूज़ किया जाता है ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे अगर है तो हम अपना एक्सरसाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करके कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये अपना एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड एपेटाइट सप्रेसेंट हो गया दोनों, ठीक है। थैंक यू।